मध्यकाल के आज हम एक और शासक की चर्चा करेंगे और वो शासक है गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी के युद्धों का हमने अध्ययन किया था, युद्धों को हमने समझा था। धीरे धीरे हिस्ट्री में फटाफट आगे हम चलते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक की आज चर्चा करेंगे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और वैसे हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत काल को जब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग ऐबक से होती है। तो आज ऐबक को पढ़ने से पहले मैं बता रहा था कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। और गुलाम वंश की बात करूं मैं तो 1206 से लेकर 1290 तक का जो काल था वो गुलाम वंश का काल था। अर्थात इस समय जो शासक बने वो ज्यादातर बचपन में गुलाम थे, इसलिए इस काल को गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश के भी 3 भाग थे। गुलाम वंश के 3 भाग आपको याद रखने चाहिए। पहला है कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। दूसरा है शमसी वंश, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा है बलबनी वंश। देखो, कुतुबी वंश का जो शासन है वो 1206 से लेकर 1211 तक रहा। 2 शासक थे, धीरे धीरे हम याद करेंगे इसको। दूसरा है शमसी वंश जो 1211 से लेकर 1266 तक, सबसे ज्यादा काल इसी का रहा। 1211 से लेकर 1266 मतलब 55 साल तक शमसी वंश का शासन रहा। और उसके बाद में बलबनी वंश आया जो 1266 से लेकर 1290 तक है। उसके बाद में गुलाम वंश का अंत हो गया। सल्तनत काल में आगे हम पढ़ेंगे। आज मैं बात कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पढ़े तो देखो पीछे नोट्स लिखे हुए हैं, सिंपल से है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर 1210 तक का इसका कार्यकाल रहा। बहुत कम समय तक, 4 साल, मात्र 4 साल इन्होंने भारत पर शासन किया। इनके प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है वो 1150 ईस्वी में हुआ था। और जगह की हम बात करें तो किताबों में लिखा था तुर्किस्तान। और तुर्किस्तान वो क्षेत्र होता है मध्य एशिया का जो भाग, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का जो भाग है, जब तुर्की भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती थी उसको तुर्किस्तान कहते थे। और वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ 1150 ईस्वी में। अब 1150 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ तो इनका परिवार कोई संपन्न परिवार नहीं था। और तुर्किस्तान में एक प्रथा चलती थी, दास प्रथा। और दास प्रथा का शिकार हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया। सबसे पहले काजी फखरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। यह आदमी बड़ा ठीक था, इन्होंने अपने बच्चे की तरह उसको लालन पालन किया। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी औलाद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर बेच दिया। और अंत में ऐसे करते करते मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा। यह प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद की बात करें तो 1192 से लेकर 1206, आपने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और उसके बाद में भारतीय प्रांतों का जो सूबेदार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बढ़ा दिया। तो 1192 से लेकर 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक नहीं बना था, लेकिन भारतीय प्रांतों का सूबेदार था। अब इस दरमियान कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार का बड़ा प्रयास किया। और साम्राज्य विस्तार को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए अजमेर, कन्नौज, कालिंजर और एक बुंदेलखंड, जहां के शासक थे परमार्दी देव, इनको परास्त किया था। और राजस्थान के जो राजपूतों के समय समय पर विद्रोह होते थे उनको दबाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 तक किया था। मतलब थोड़ा सा एस्टेब्लिश राज्य को कर लिया था। तो विजय की बात करें, इसके बाद की बात करें तो इसकी उपाधियों की हम बात करें तो उपाधियां देखो इसकी 4-5 महत्वपूर्ण है। एक मलिक की उपाधि से, एक सिपह सलार, एक लाख बख्श, एक पील बख्श और एक कुरान खां। ये 5 उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। अब इन 5 उपाधियों का कारण भी अलग अलग रहा। देखो, जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बना, लाहौर में राजगद्दी पर बैठा, तो उस समय भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक के रूप में नहीं बैठा था। वो मानता था कि यार मैं तो गुलाम हूं और गुलाम वंश का हूं, तो सीधा शासक नहीं कहलाया। वो खुद को मलिक और सिपह सलार ही कहता था। तो 2 उपाधियां, मलिक और सिपह सलार, सेना का प्रमुख। केवल मैं तो एक प्रतिनिधि हूं, मोहम्मद गौरी का एक प्रतिनिधि हूं। तो मलिक और सिपह सलार की उपाधियां जो थी वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, याद रखना। ये उपाधि 2 उपाधियां उसने इसलिए प्राप्त की कि वो खुद को एक सुल्तान नहीं कहता था, इसलिए उसने मलिक और सिपह सलार। इसके अलावा 2 उपाधियां इसकी महत्वपूर्ण है, जो लाख बख्श और पीले बख्श। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता के कारण उसको मिली।
कुतुबुद्दीन ऐबक दान करता था, तो इसलिए इसको दो उपाधियां मिली, एक लाख बख्श में लाखों का दान करने वाला, लाखों का बख्शने वाला, और एक पील बख्श, पील वैसे हाथी को कहते हैं, हाथियों का दान करने वाले की वजह से इसको पील बख्श की उपाधि मिली। एक और पॉपुलर उपाधि थी इसकी कुरान खां। अब ये कुरान खां की उपाधि इसलिए मिली कुतुबुद्दीन ऐबक को कि कुरान का जो पाठ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ी सुरीली आवाज से करता था, आवाज थोड़ी ठीक थी इसकी, तो इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि मिली। तो 5 उपाधियां। सवाल आपसे पूछा जाए कि पील बख्श की उपाधि सल्तनत काल में किस शासक को मिली हुई थी, किस शासक को कुरान खां कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। तो उपाधियों की हमने बात की, फटाफट हम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1206 में शासक बना तो उसके, मैं कह रहा था, साम्राज्य विस्तार की ज्यादा बात नहीं थी, लाहौर में बस राजधानी बना लिया और ज्यादातर काल वो वही रहा। लेकिन जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसके 3-4 गुलाम थे, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी। अब उनसे लड़ तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उस स्थिति में था नहीं कि वो उनसे युद्ध कर सके। 2 गुलाम बड़े महत्वपूर्ण थे, एक था ताजुद्दीन यल्दौज, एक था नसरुद्दीन कुबाचा। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही गौरी के महत्वपूर्ण सूबेदार थे, सरदार थे। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो उन्होंने कहा कि यार हमारे युद्ध की कोई सरदार है नहीं, युद्ध करने की कंडीशन में हूं नहीं, तो उन्होंने उन सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और ये वैवाहिक संबंध आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री जब आगे पढ़ाऊंगा, इल्तुतमिश का काल पढ़ाऊंगा, तो आपको इनमें काफी हेल्प मिलेगी। देखो, ताजुद्दीन यल्दौज जो था ये गजनी का था। इस ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से खुद ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कर लिया। एक था नसरुद्दीन कुबाचा, इस नसरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर लिया। चलो, दोनों को संतुष्ट कर दिया। और आगे इल्तुतमिश जो था उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर लिया। मतलब तीनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और शांति स्थापित कर लिया। और गजनी से संबंध विच्छेद कर लिए। अब गजनी से इसकी उपलब्धि थी, गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया। यह इसकी उपलब्धि थी कि अब अलग से भारत का अलग से स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया, कि गजनी के अधीन प्रांत नहीं रहा, अब यह स्वतंत्र हो गया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि थी। और इसको बाद में 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली। 1208 ईस्वी में दास्ता से जब शासक बना था तब गुलाम था। शासक बनने के बाद में मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उसने दास्ता का मुक्ति प्रमाण पत्र दिया था। तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में दास्ता से मुक्त हुआ। एक और बात करें, स्थापत्य कला। देखो, सल्तनत काल में जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण सवाल जहां से एग्जामों में देखने को, एक तो स्थापत्य कला, कंस्ट्रक्शन कहां कहां क्या क्या करवाया था, बिल्डिंग कौन कौन सी बनवाई। एक विद्वानों की बात आती है कि इसने कौन सी किताब लिखी। ये 2 रट्टे मारने वाली चीजें। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय स्थापत्य कला की 4 बिल्डिंगें आपको याद रखनी है। 4 बिल्डिंगें कौन सी? पहली है कुतुब मीनार, दूसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा, तीसरी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और चौथा है राय किलोरा के निकट एक शहर बसाया था। ये देखो, कुतुब मीनार की बात मैं करूं तो कुतुब मीनार एक संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उसी सूफी संत की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये कुतुब जो है, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड तो है, लेकिन याद किसकी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। सूफी संत थे, उसकी याद में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बिल्डिंग को बनाना प्रारंभ किया। बाद में इल्तुतमिश ने भी आगे उसको पूरा किया, और फिरोज शाह तुगलक के समय इसका वापस रिपेयर हुआ। और अंतिम जो 5वीं मंजिल है, 5 मंजिला है, और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के समय हुई। तो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, कंप्लीट इल्तुतमिश के समय, और उसकी अंतिम बिल्डिंग जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय पूरी हुई। तो यह है कुतुब मीनार, दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा आप सबको पता है कि अजमेर में है। और ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। संस्कृत विद्यालय, काफी बार सवाल पूछा गया है, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और जो संस्कृत विद्यालय था वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। अजमेर के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, तो उनके समय यह बनाया गया था। और इसी पर हरिकेली नाटक मिलता है इसकी दीवारों पर। हरिकेली नाटक, यह भी आपको याद रखना चाहिए। हरिकेली नाटक पूछा गया है, बहुत बार सवाल है कि हरिकेली नाटक के जो कुछ अंश है वो कहां मिलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा या संस्कृत विद्यालय जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था।
तीसरी जो बिल्डिंग थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनाई गई, और ये पहली बिल्डिंग थी, सल्तनत काल की प्रथम बिल्डिंग जो थी वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। और इसी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में ही मेहरुली का लोहा स्तंभ है। और यहाँ आसपास के जो मंदिर थे उनको तोड़कर, देखो मुस्लिम सत्ता ने जब भी मस्जिदों का निर्माण करवाया तो आसपास के मंदिरों को तोड़कर करवाया। कोई उनके नए पत्र जैसे उनको मिल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, वो आसपास के लगभग 25-27 मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर थे, उनको तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी में मेहरुली का लोहा स्तंभ है। चौथा जो स्ट्रक्चर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था, किला राय फितौरा के निकट प्रथम शहर। दिल्ली देखो 7 शहर है, दिल्ली में 7 बार शहर बसे हुए हैं, इसमें जो प्रथम शहर बसाया गया वो कुतुबुद्दीन, क्योंकि सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। तो ये इनके स्ट्रक्चर की या कंस्ट्रक्शन की बात करें, मैं बात कर रहा था उसका समकालीन विद्वान, एक ही याद रखना, आपने को ज्यादा दिमाग पर बर्डन डालना नहीं, एक ही विद्वान थे हसन निजामी। और हसन निजामी ने ताजुल मासिर किताब लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है हसन निजामी। हसन निजामी किसके समकालीन थे? ऐबक के समकालीन थे, और इन्होंने ताजुल मासिर किताब लिखी। मासिर का मतलब होता है प्रत्यागमन या लौटना, मतलब वापस ताज लौट आना। तो ताजुल मासिर की किताब जो किताब थी वो हसन निजामी, और इसी से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय की जो ऐतिहासिक जानकारियां हैं ये हसन निजामी के समय प्राप्त, हसन निजामी की किताब ताजुल मासिर से हमें प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट याद रख लें। थोड़ी सी और चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मैंने कहा एक उपलब्धि मैंने बताई कि गजनी से संबंध विच्छेद करके स्वतंत्र सत्ता की स्थापना भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पहली बात। और दूसरा, वजीर का जो पद था, प्रधानमंत्री, वजीर बनाए गए थे प्रधानमंत्री, तो वजीर का जो प्रथम पद था वो वजीर पद का प्रचलन ऐबक ने ही करवाया था, यह आपने को याद रखना है। और प्रथम वजीर थे फक-ए-मुदब्बिर, एक बड़े लेखक भी थे, और इन्होंने किताब लिखी थी अदल उल हर्ब, याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा समझाने। और गजनी से संबंध इन्होंने विच्छेद करवाए थे, ये इनकी उपलब्धि थी। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु हुई? मृत्यु की हम बात करें तो 1210 में हुई, लाहौर में हुई, और चौगान खेलते समय, पोलो की तरह वो एक खेल खेला जाता था चौगान, और उस खेल के खेलते समय हुई। अब देखो यार, चौगान खेलते समय जब 1150 में कुतुबुद्दीन ऐबक जन्मा, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, तो लगभग 60 साल के थे, और घोड़े पर चौगान खेल रहे थे, और घोड़े से गिरे और मृत्यु हो गई। कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी है कि यार कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर के मरा नहीं था, कुछ अलग कहानियां थी, जैसे पृथ्वीराज की कहानियां मिलती है, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की भी अंतिम समय की कहानी है। राजस्थान में मैंने पढ़ा है आपको, राजस्थान में जो राजपूतों के विद्रोह हो रहे थे उन सबको दबाने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उदयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था कर्ण सिंह, और जब उन्होंने राजस्थान के राजाओं को हराना प्रारंभ किया था तो उन्होंने कर्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी है, ऐतिहासिक तथ्यों की बात अलग है। इतिहास में तो ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कर्ण सिंह हुए, लेकिन इतिहास में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं कह रहा था कि उदयपुर के शासक थे कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया ऐबक ने। कर्ण सिंह, इसी कर्ण सिंह के एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था सुब्रक, घोड़े का नाम था सुब्रक। अब जब कर्ण सिंह को ऐबक ने गिरफ्तार किया और उसको गिरफ्तार करके कहां ले गया? लाहौर, क्योंकि लाहौर में रहा, ऐबक ज्यादा निकलता नहीं था लाहौर के अलावा। इस सुब्रक घोड़े को भी अपने साथ ले गए, घोड़ा बड़ा अच्छा घोड़ा था, सुब्रक को अपने साथ ले गया। और बाद में एक बार कहते हैं कि कर्ण सिंह ने वहां से भागने की कोशिश की और पकड़ा गया, और उसके बाद में कर्ण सिंह को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सजाए मौत दे दी। और सजाए मौत का भी तरीका भी ये निर्धारित किया गया कि कल लाहौर में एक पार्क है, वहां इसको ले जाया जाएगा कर्ण सिंह को, और उसकी वहां गर्दन काट दी जाएगी, और उस गर्दन जो बोल है, गर्दन है, इससे पोलो खेला जाएगा, चौगान खेला जाएगा। चौगान में घोड़े पे बैठ के मोटी सी गेंद होती थी, उसको डाला जाता था। अब उस गर्दन को काटकर चौगान खेलने का ऐलान हुआ, और दूसरे दिन जब कर्ण सिंह को उस पार्क में लाया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साथियों के साथ घोड़ों पर बैठकर चौगान खेलने की तैयारी के साथ वहां उपस्थित हुआ।
लेकिन गलती ये हुई कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिस घोड़े पे बैठा था उस घोड़े का नाम वही घोड़ा था सुबरक। और सुबरक ने जब करण सिंह को देखा तो वो समझ गया कि मेरे मालिक के साथ आज क्या होने वाला है। इससे सुबरक बहुत दुखी हुआ और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसकी पीठ पे बैठा था उसको वहीं गिरा दिया और अपने टापुओं से कुचल डाला। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और बाद में सुबरक पर बैठकर करण सिंह वहां से भाग गया था और उदयपुर पहुंच गया था। ये ऐतिहासिक कहानी। देखो, ऐतिहासिक कहानियों में बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। वैसे इसको बाद में पढ़ेंगे हम बंगाल वाले में। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या करता था? बख्तियार खिलजी ने सोचा कि यार लाहौर दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है और मैं क्या करूं, इधर बंगाल और बिहार की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करूं। तो बड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बड़ी तेजी से सेना लेकर वो बंगाल की तरफ गया था। और बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। याद रखना ना, ये इतिहास में अपने को याद रखना। लक्ष्मण सेन, सेन वंश का शासन था लक्ष्मण सेन, ये याद रखना आप। अब ये लक्ष्मण सेन एक राजधानी थी लखनऊ थी, इस पर शासन कर रहा था। वीर था, अच्छा था, लक्ष्मण सेन पावरफुल शासक था। लेकिन उसको पहले किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि आपके पश्चिम से बहुत तुर्कों का आक्रमण होगा और लखनऊ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो मन में दिमाग में बैठ रखा था कि यार आक्रमण तो होगा, आक्रमण तो होगा, कब होगा कब होगा। और उसी समय बख्तियार खिलजी ने बड़ी तेजी से आक्रमण किया और बहुत बड़ी सेना लेकर गया था। लेकिन जब लखनऊ पहुंचा तो उसके पास मात्र 18 घुड़सवार पहुंचे थे। इतना तेजी से आक्रमण किया था। जब ये समाचार मिले कि लखनऊ पर आक्रमण हो गया तो लक्ष्मण सेन जो है वो बिना लड़े ही लखनऊ छोड़कर भाग गया था। उन पंडितों के दिमाग में, सेना तो बाद में पहुंची, वो चाहता तो लक्ष्मण सेन आराम से बख्तियार खिलजी का काम तमाम कर सकता था। लेकिन उसने मान लिया कि बहुत बड़ी सेना आ गई, बहुत बड़ी सेना हो गई, हल्ला हो गया, लक्ष्मण सेन छोड़ के वहां से भागे। तो बंगाल पर अधिकार किया लक्ष्मण सेन ने। ये बख्तियार खिलजी बड़ा दुष्ट आदमी था। इसने 1199 में, आप सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना आप, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा था। इसको नष्ट करने का काम इसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, अपार ज्ञान का भंडार वहां था और इसी को नष्ट किया। अब आप सोचो क्यों नष्ट किया होगा? क्यों? बख्तियार खिलजी के दिमाग में था कि यार तुर्कों के पास ज्ञान है और भारतीयों के पास ही इतना ज्ञान है, यदि इस ज्ञान को नष्ट कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे इस्लाम यहां अपने पैर पसारेंगे और हम आराम से राज करेंगे। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय की भी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि जब उसने बिहार पर आक्रमण किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था, तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब बीमार होने के बाद में सब इलाज करवा लिया और बख्तियार खिलजी ठीक नहीं हुआ। तो उनके साथियों ने कहा कि यार नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां चिकित्सा सुविधाएं बहुत बढ़िया है, वहां के आचार्य बहुत बढ़िया है, तो क्यों ना बख्तियार खिलजी को उन आचार्यों से इलाज करवाया जाए। उस समय एक आचार्य हुआ करते थे राहुल श्रीभद्र। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कहानी सुनो आप तो। राहुल श्रीभद्र ये नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सा डिपार्टमेंट के बड़े विद्वान थे। तो मैं कह रहा था बख्तियार खिलजी जब बीमार हुए तो लोगों ने कहा कि यार नालंदा विश्वविद्यालय में श्री राहुल भद्र जी हैं, वो बहुत बढ़िया इलाज जानते हैं। लेकिन ये कट्टर मुस्लिम था बख्तियार खिलजी, तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तानियों से इलाज, और हिंदुस्तानी के पास कहाँ यार दिमाग है, कहाँ, ये अनपढ़ है सारे। तो उसने इलाज करवाना मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूंगा इलाज। बाद में लोगों ने सोचा कि यार बख्तियार खिलजी के साथियों ने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो राहुल श्रीभद्र से मिले वो। तो राहुल श्रीभद्र ने कहा कि देखो एक काम करना, आप मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है बख्तियार खिलजी को, आप तो बस उनसे कहना कि ये कुरान है वो दिन में 2 बार आप जरूर पढ़ें और 10 दिन तक पढ़ना, आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद में बख्तियार खिलजी ने उस बात को मान लिया क्योंकि कुरान धार्मिक ग्रंथ था। दिन में 2 बार पढ़ना प्रारंभ कर दिया, एक सुबह एक शाम को, और 10 दिन तक पढ़े और बख्तियार खिलजी ठीक हो गए। बख्तियार खिलजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार किताब पढ़ने से कैसे ठीक हो गया, जब सारी दवाइयां मैंने ले ली है और मैं किताब पढ़ते ही ठीक हो गया, कुरान में ऐसा क्या है। तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये किताब का ज्ञान आपको कहां से मिला?
तो उन्होंने कहा कि एक नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ एक राहुल श्रीभद्र है, उन्होंने दिया। तो वो राहुल श्रीभद्र के पास पहुंचे कि इस कुरान के बारे में आपने कैसे कह दिया। तो राहुल श्रीभद्र ने कहा कि मैंने इस किताब से नहीं हुए ठीक, आप इसके पन्नों पर मैंने दवाई का लेप किया था, और जो ही आप पन्ने पलट पलट के यूं पढ़ रहे थे तो ये दवा आपकी जीभ पर टच हो रही थी और धीरे धीरे आपके शरीर में जा रही थी, इलाज हो गया। बख्तियार खिलजी के होश उड़ गए कि भारत का अपार ज्ञान, कितना ज्ञान है। उसके बाद में उसको इतना गुस्सा आया इस ज्ञान से कि यार भारत के इस ज्ञान को नहीं मिटाया गया ना तो फिर भारत को जीता नहीं जा सकता। इसलिए 1199 में ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई और वहां जो किताबें थी उन सबको नष्ट कर दिया। और उसका कारण एक ही था, भारतीय प्राचीन ज्ञान को समाप्त करना। और लगभग 3 महीने तक वो किताबें धूं धूं तक जलती रही। इतनी किताबें थी, इतना ज्ञान था प्राचीन भारतीय विद्वानों के पास, लेकिन वो सारा का सारा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। बाद में बख्तियार खिलजी का भी थोड़ा और विचार बदले कि मैं तो तिब्बत पर अधिकार कर लूंगा, मैं आसाम पर अधिकार कर लूंगा। बिहार और बंगाल पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन जो ही आसाम की तरफ गया बड़े मार मार के जूते पड़े उसके। और बाद में अली मर्दान खान ने उनकी हत्या कर दी थी, ये अलग पोर्शन में हम पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सिंपल सा इतिहास है। नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे इतिहास की बातों को और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। छोटे छोटे नोट्स आप बढ़ा सकते हो, सिंपल वे में पढ़ेंगे। क्लास कैसे लगी थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताओ, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कमेंट, आपके अच्छे कमेंट देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।